हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। और जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है, यानी कि लास्ट वीडियो में भी हमने बात की है ब्रह्म समाज पर। इट मीन्स हम देखते हैं 19वीं शताब्दी में बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, और ब्रह्म समाज के बाद इट मीन्स हम कहें कि ब्रह्म समाज से ही प्रभावित होकर बहुत सारे अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज का एक प्रभाव, जिस तरह के बहुत सारे पश्चिम बंगाल में धार्मिक सुधार आंदोलन जो किए जाते हैं। और उसमें हमने देखा कि जैसे आर्य समाज ब्रह्म समाज को जब बनाया जाता है तो उसमें राजा राम मोहन राय उसके फाउंडर है, संस्थापक है। और 1828 में ब्रह्म समाज को बनाया जाता है। और बाद में हम ये भी देखते हैं धीरे धीरे जो इसका एक इम्पैक्ट है ब्रह्म समाज का, वो धीरे धीरे अदर स्टेटों में भी हम देखते हैं, अदर राज्यों में भी उसका एक प्रभाव हम देखते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि फिर प्रार्थना समाज पर हम बात करें जो सेकंड, इसमें हम देखते हैं, इसमें हम बात कर सकते हैं कि प्रार्थना समाज। आखिर प्रार्थना समाज की जब हम बात करते हैं, बम्बई में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें प्रार्थना समाज को हम कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज से ही प्रभावित एक संगठन का एक नाम है। तो उसमें हम देखें इसके संस्थापक जो एक रहे हैं, वैसे सभी कुछ एक समरी के रूप में हम देख लेते हैं थोड़ा इसको जल्दी, और फिर हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए हम संस्थापक इट मीन्स फाउंडर की हम बात करें, फाउंडर प्रार्थना समाज, तो उसमें हम देखते हैं आत्माराम पांडुरंग की हम बात करते हैं, महादेव गोविंद रनाड़े, और इसमें ढोड़ो केशव करवे। और उसके बाद हम देख सकते हैं और भी बहुत सारे इस तरह के हम देखते हैं जो इसके सपोर्ट में हैं। तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की हम बात कर सकते हैं, वासुदेव बाबाजी नौरंगे हैं, केटी तेलंग है, और फिर नारायण गणेश चंद्रावकर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, आखिर इस पर प्रभाव ब्रह्म समाज का एक प्रभाव किस पर है? प्रार्थना समाज। इट मीन्स ब्रह्म समाज से ही प्रभावित होकर हम देखते हैं प्रार्थना समाज को बनाया जाता है। चलिए ठीक है, जैसे हम देखते हैं ब्रह्म समाज की जब बात करते हैं 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जैसे हम बात करें बम्बई में प्रार्थना समाज, बम्बई में इसको स्थापित किया जाता है, हम के बम्बई में बनाया जाता है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि प्रार्थना समाज की जब हम बात करते हैं 1867 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है इसको। लेकिन हम ये भी देखते हैं इसका गठन होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम थोड़ा समझे। उससे पहले मानव धर्म सभा के रूप में ये काम कर रहा था। 1844 में हम देखते हैं मानव धर्म सभा के नाम से एक संस्था बनाई जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं परमहंस मंडली, 1849 में परमहंस मंडली बना दी जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के ही मार्गदर्शन से परमहंस मंडली बनाई जाती है। और हम ये देख सकते हैं पहले मानव धर्म सभा, और वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमहंस मंडली में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम ये देख सकते हैं फिर परमहंस मंडली किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रार्थना समाज में कन्वर्ट हो जाती है। और हम ये भी देख सकते हैं जैसे हमने बात की कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1867 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अब सबसे हम देखें आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, गोल क्या है? हम ये कह सकते हैं कि बम्बई में हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म तथा सामाजिक बुराइयों में जो भी सोशल इविल्स की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, हिंदू सोसाइटी एंड सोशल इविल्स को लेकर रिफॉर्म करना, सुधार करना, वो सभी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर देखें आखिर क्या कुछ एफर्ट्स हो पाए हैं, हमें भी देखते हैं सपोर्ट ऑफ, हम बात कर सकते हैं सपोर्ट ऑफ वीमेन एजुकेशन। वीमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? प्रार्थना समाज के द्वारा। और हमें देखते हैं सपोर्ट ऑफ विडो मैरिज की हम बात करें, ठीक है ना, विधवा विवाह को लेकर बात की जाती है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं सपोर्ट ऑफ इंटरकास्ट मैरिज। और इसमें हम कहें अपोज टू हम बात करें कास्ट सिस्टम। और इसमें हम चाइल्ड मैरिज देखें, ठीक है ना, उन सभी का विरोध किया जाता है। और हम कह सकते हैं अपोज टू आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। पर्दा प्रैक्टिस की हम बात करें उसका भी अपोज किया जाता है। और उसके बाद हम कह सकते हैं पुरोहितवाद का विरोध। इट मीन्स हम कहें कि अपोजिशन टू प्रीस्टहुड, पुरोहितवाद की जब हम बात करते हैं उसका विरोध किया जाता है। और मैरिज को लेकर हम कहें उसका एज का कुछ क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है ना, जो एक परंपरा चली आ रही थी उसको तोड़ने के लिए
एज का जो क्राइटेरिया वो भी बढ़ाने की बात की जाती है। और इसी में हम ये भी कह सकते हैं सोशल लिबर्टी की हम बात करें और इक्वालिटी, ठीक है ना, इन सभी के लिए भी एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन ये सब एक समरी के रूप में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह के एफर्ट्स प्रार्थना समाज के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा और भी डिटेल में हम बात करें, जैसे हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही जानते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक, वैसे तो हम 3 स्पेशली नाम देते हैं, आत्माराम पांडुरंग और उसमें गोविंद रानाडे, और इसमें हम कहें और भी नाम जुड़ जाते हैं भंडारकर या फिर, लेकिन हम सबसे पहले आत्माराम पांडुरंग के बारे में जानें। जैसे हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना होती है वो 1867 में की जाती है, बम्बई में होती है। लेकिन हमें देखिए आखिर प्रार्थना समाज के द्वारा कोई स्टार्टिंग का कोई एफर्ट्स है, तो सबसे पहले हम जाने आखिर प्रार्थना समाज को जब बनाया जाता है तो उससे पहले हम देख सकते हैं केशव चंद्र सेन की जो मुलाकात है वो आत्माराम पांडुरंग से होती है, और उन्हीं से ही, उनकी प्रेरणा से इंस्पायर होकर के, जैसे हम कोई भी सोशल एक्टिविटी करते हैं और हम किसी ना किसी से इंस्पायर होकर के कुछ इस तरह का एक्टिविटी करते हैं सोसाइटी में जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हाँ अगर हम किसी से इंस्पायर होकर के कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें एक विजन भी मिल जाता है। लेकिन उससे पहले हमारे पास भले ही वो विजन हो लेकिन इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन जो उस विजन में पहले से ही काम कर रहे हैं, अगर वही हमें सजेस्ट करने लग जाए और प्रॉपर गाइड करें तो वह हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हम देखते हैं 1864 में, अगर हम देखें 1864 में जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि आत्माराम पांडुरंग से मुलाकात होती है। और उसके बाद हम देखते हैं फिर वापस 1867 में वापस फिर केशव चंद्र सेन वापस दोबारा फिर आते हैं और प्रार्थना समाज को बना दिया जाता है। लेकिन हम देखें उसके बाद हम कह सकते हैं दलित जाति मंडल की हम बात कर सकते हैं। उसमें स्पेशली अगर हम देखें प्रार्थना समाज के द्वारा दलित जाति मंडल को स्टैब्लिश किया जाता है। यह हम ये भी कह सकते हैं डेवलप्ड कास्ट सिस्टम की हम बात कर सकते हैं कि दलित जाति के लिए कुछ ऐसा एफर्ट्स किया जाता है। एडमिन जो वीकर सेक्शन है या दलित कम्युनिटी या बैकवर्ड क्लास है उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए या उसमें रिफॉर्म करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं, सुधार किए जाते हैं। और इसमें हम भी देख सकते हैं फिर प्रार्थना समाज के द्वारा हम कह सकते हैं समाज सेवा संघ, ठीक है ना, सभी धर्मों की सेवा के लिए प्रयास किए जाते हैं, एफर्ट्स किए जाते हैं। और हम कह सकते हैं ऑल क्लासेस, ठीक है ना, सभी क्लासेस के लिए, सभी वर्गों के लिए। लेकिन जैसे हम बात कर सकते हैं थोड़ा सा और भी हम जाने, ये सब हमने बात की है आत्माराम पांडुरंग, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो मेन संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है प्रार्थना समाज के। लेकिन हम थोड़ा सा और भी हम जाने, अगर हम देखते हैं स्पेशली महाराष्ट्र में हम बात कर सकते हैं कि परमहंस मंडली, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि परमहंस मंडली द्वारा बंगाल की जो आंदोलन हो रहे थे, ठीक है ना, उसको अपना आइडल माना जाता है। उन्हीं से प्रभावित होकर हम देखते हैं कि प्रार्थना समाज के लिए प्रयास किए जाते हैं। और हमें भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रार्थना समाज से ही हम कहें कि प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर ही बना है। हमें भी देख सकते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा, जैसे हम देखते हैं ब्रह्म समाज में वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो किया जाता है राजाराम मोहन राय के द्वारा, और पाश्चात्य शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट भी किया जाता है और ये भी बोला जाता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन हम वेस्टर्न एजुकेशन की हम बात करें और आइडियाज़ की हम बात करते हैं, थॉट्स, उन सभी से प्रभावित होकर हम देखते हैं महाराष्ट्र में भी बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार किए जाते हैं या प्रयास किए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें प्रार्थना समाज के जो फाउंडर की हमने बात की आत्माराम पांडुरंग, लेकिन इसमें हम देखें प्रार्थना समाज को पॉपुलरिटी जो मिलती है, लोकप्रियता जो हासिल होती है, वो किससे मिलती है? रानाडे का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रहता है। जो पॉपुलरिटी मिल पाती है प्रार्थना समाज को गोविंद रानाडे के कंट्रीब्यूशन से ही मिल पाती है। लेकिन हम जैसे स्टार्टिंग में बात कर रहे थे 1864 में केशव चंद्र सेन प्रचार प्रसार करते हैं जब ब्रह्म समाज का, तो वह कहाँ पर आते हैं? बम्बई आते हैं। जैसे हमने बात की थी कि धीरे धीरे
जब केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है 1833 के बाद, क्योंकि 1833 में हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय की डेथ हो जाती है। इंग्लैंड ब्रिस्टल में हम देखते हैं, तो ब्रिस्टल में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास आ जाती है? केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के पास आ जाती है। तो हम ये भी देख सकते हैं फिर 1864 से पहले किस तरह का हम एफर्ट्स देख पाते हैं। लेकिन 1865 में आकर के ब्रह्म समाज भी दो भागों में विभाजित हो जाती है। लेकिन उसमें हम देखें 1864 में आकर के हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन, ठीक है ना, ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार करने मुंबई आते हैं और फिर वापस एक बार फिर आते हैं 1867 में, और उसमें हम कह सकते हैं कि प्रार्थना समाज को बना दिया जाता है जब वो वापस दोबारा फिर आते हैं। तो इस तरह के बाद हम देख सकते हैं रानाडे की अगर हम बात करें, आखिर हम बात कर रहे हैं महादेव गोविंद रानाडे, उनका कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं। अगर हम देखें रानाडे ने क्या किया, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी की जो कंडीशन हम देखते हैं, भारतीय समाज की जो कंडीशन है उसके लिए हम किसको मान सकते हैं जिम्मेदार? उन्होंने कहा जो हमारी सोशल इविल्स है, सामाजिक बुराइयां, ठीक है ना, सामाजिक बुराइयां की अगर हम बात करें, किस तरह की सामाजिक बुराइयां हम कह सकते हैं, सामाजिक या धार्मिक जो भी परंपराएं चली आ रही हैं, ठीक है ना, और हम कह सकते हैं जाति प्रथा की जो एक समस्या है, और हम ये भी कह सकते हैं सती प्रथा की जो समस्या है, इन सभी पर अटैक किया जाता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं, ठीक है, और वीमेन को सपोर्ट करने की बात की जाती है, वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। रानाडे, ठीक है ना, जो लंबे समय से हम देखते हैं महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते, अधिकारों को लेकर प्रयास किए जाते हैं। और हमें भी देखते हैं विडो मैरिज को लेकर बात की जाती है, विधवा विवाह की बात की जाती है। लेकिन इस तरह के जो प्रयास हैं हम देखते हैं कि इंडिया का जो एक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ पड़ा है। तो हम देखते हैं रानाडे का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमें देखिए आखिर रानाडे की आस्था को लेकर अगर हम बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य का जो एक, अगर हम कहें ह्यूमन एग्जिस्टेंस की हम बात करें, मनुष्य का जो अस्तित्व है या गति है या हम कहें उसकी लाइफ है, वो सब किसने, ईश्वर से ही उसको मिली है, भगवान ने उसको दिया है। चलिए, इस तरह की उनकी आस्था है। लेकिन हमें भी देख सकते हैं फिर बाद में, हालांकि अगर हम देखते हैं मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया या हम कहें अपोज टू आइडल वर्शिप, लेकिन ईश्वर को माना है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर को नहीं माना है। लेकिन हम थोड़ा सा ये भी देखें, आखिर रिफॉर्म की बात हम करें, आखिर सुधार किस तरह का, उसको लेकर भी उन्होंने अपने बात की है, ठीक है ना। रिफॉर्म का मतलब क्या है? मुक्ति, फ्री। इट मीन्स आखिर मुक्ति किस तरह की? उन्होंने कहा सुधार करना है। अगर हमने रियल में ही वास्तव में अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? इंटरनल, ठीक है ना। इंटरनल की अगर हम बात करते हैं, हम भीतरी इंटरनल जो हमारे एलिमेंट की हम बात करें, जो भी फैक्टर हैं या हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे जो इंटरनल आइडियाज़ हैं, जो आंतरिक, जो हमारे मनों में जो विचार हैं, जो जहर घुला हुआ पड़ा है, ठीक है ना, उसको सुधारने का प्रयास करना है। बाहरी, ठीक है ना, बाहरी दिखावे से कुछ काम नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? अपने इंटरनल, अपने जो अंदरूनी, ठीक है ना, जो विचार है उनको बदलना होगा। अगर बदल सकते हैं तो सोसाइटी भी बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। लेकिन हमें देखिए आखिर रानाडे के और भी कुछ एफर्ट्स हैं, अगर हम कह सकते हैं। रानाडे को हम ये भी देखते हैं महाराष्ट्र का सुकरात भी बोला जाता है। अगर हम देखें आखिर महाराष्ट्र का सुकरात क्यों बोला जाता है? सोगटे जो महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो हम कहें सेंटर, जो उनकी एक्टिविटी का जो केंद्र रहा, ठीक है ना, वो क्या था? महाराष्ट्र ही है। और महाराष्ट्र में जो एफर्ट्स उनके द्वारा किए जाते हैं, बहुत सारे सुधार किए जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि वह सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं, समाज को एक नया दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो उनको सुकरात बोल दिया गया। चलिए ठीक है। उसके बाद विडो रीमैरिज एसोसिएशन की हम बात कर सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन को भी इन्होंने बनाया। कब? 1891 में। 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया जाता है। चलिए ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले हम, दक्कन शिक्षा सभा। अगर हम देखें दक्कन शिक्षा सभा को भी उन्होंने बनाया। कब? रानाडे ने ही 1884 में इसको भी स्टैब्लिश किया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
अगर हम देखें गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, दोनों के गुरु कौन है? रानाडे ही है। अक्सर करके ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि रानाडे के शिष्य पूछ ले जाते हैं या फिर गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, ठीक है ना। तो कौन है? या हम कहीं बाल गंगाधर तिलक के जो पॉलिटिकल गुरु की हम बात करें, राजनीतिक गुरु कौन है? हम कह सकते हैं कि रानाडे। इट मीन्स अगर हम कहीं महादेव गोविंद रानाडे के साथ साथ में हम देखते हैं फिर ये तो सब जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं रानाडे के द्वारा, लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें आखिर कोई और क्या किस तरह का कंट्रीब्यूशन किया गया है, तो हम कह सकते हैं वीमेन के एजुकेशन के सपोर्ट में है और वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर सकते हैं। महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं कि विडो रीमैरिज, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह, जैसे हम देख सकते हैं एक पॉइंट तो यही बन जाएगा हमारा। और एजुकेशन की हम बात करें, ठीक है ना, तो महिलाओं को शिक्षा देने के लिए भी बात करते हैं कि महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए और महिला को शिक्षित किया जाएगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाएगा। और इस तरह से हम एक नाम और देखते हैं ढोड़ो केशव कर्वे। ढोड़ो केशव कर्वे की जब हम बात करते हैं इनको शॉर्ट में हम डीके कर्वे के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर हम देखें आखिर इनका कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं, हम देखते हैं प्रार्थना समाज में इनके द्वारा भी बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। हम देखते हैं विडो आश्रम की हम बात कर सकते हैं, विधवा आश्रम की स्थापना इन्होंने की है कब? 1899 में। और हमें भी कह सकते हैं सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज, इट मीन्स विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन भी किया है। लेकिन आखिर हम देख रहे हैं कि वीमेन पर, महिला पर ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, तो हम ये भी देखते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एक्सप्लॉइटेड हम कहें, ठीक है ना, महिला ही है। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किसका हुआ है? अगर हम देखते हैं, अगर हम जो हमारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझे, तो अगर हम इंडियन सोसाइटी को या वीमेन का जो एक स्टेटस है तो उसको हम 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम बात करें महिला की स्थिति, वीमेन के स्टेटस को लेकर हम बात करें आखिर, उसमें हम 3 बात कर सकते हैं, प्राचीन, मध्य और। तो उसमें 3 पार्ट में अगर हम देखें वीमेन का जो स्टेटस है एंशंट ईरा में तो हमें ठीक देखने को मिलता है, लेकिन कुछ टाइम में ठीक रहता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं मिडवल ईरा में जब हम आते हैं या हम कहें एंशंट ईरा के एंडिंग में ही आकर के हम देखते हैं कि बहुत सारी सोशल लेवल सामाजिक बुराइयां एंट्री कर लेती हैं और उसके बाद मिडवल ईरा में आकर तो वीमेन की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे बहुत सारा जो राइट्स उसको मिले हुए थे वो सारे छीन ले जाते हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, हरासमेंट होता है, टॉर्चर किया जाता है। लेकिन मॉडर्न ईरा में आते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर हैं बहुत सारा एफर्ट्स करते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज को बनाया जाता है और फिर प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, या हम कहें और भी बहुत इस तरह की सोसाइटी बना दी जाती है, आर्य समाज, ठीक है ना, या फिर हम कहें रामकृष्ण मिशन, ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं एफर्ट्स किए जा रहे हैं। लेकिन सभी को जैसे हम बात कर रहे थे कि विधवा आश्रम को लेकर हम बात करें, ठीक है ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विडो आश्रम की हम बात करें और उसके बाद विधवा पुनर्विवाह का हम कहें उसका सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? केशव कर्वे के द्वारा। लेकिन उसके बाद हम कहें सपोर्ट ऑफ वीमेन एजुकेशन की हम बात कर सकते हैं, अपोज ऑफ चाइल्ड मैरिज की हम बात करें, ठीक है ना, बाल विवाह का विरोध किया जाता है। और हमें भी देखते हैं अनाथ बालिका आश्रम को भी इस्टेब्लिश किया जाता है कब? 1896 में आकर के। और उसमें हम थोड़ा सा और देखें भारतीय महिला विश्वविद्यालय को भी इस्टेब्लिश किया जाता है बम्बई में ही कब? 1916 में आकर के। और हमें भी देखते हैं जो हम केशव कर्वे की बात कर रहे हैं, डीके कर्वे की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो वीमेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वीमेन के हम देखते हैं डेवलपमेंट के लिए उनकी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय को भी इस्टेब्लिश किया कब? 1916 में आकर के। और धीरे धीरे हम ये भी देख सकते हैं केशव कर्वे की पर्सनल थोड़ा सा लाइफ में देखें कि उन्होंने, ठीक है ना, जितना वो विडो को सपोर्ट कर रहे हैं, विधवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने, ठीक है ना, एक चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया कि हम इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर एक विधवा, ठीक है ना, जिनका नाम है गौड़बाई से शादी की, जो एक विडो में लेडीज है, ठीक है ना, विडो वीमेन से वे शादी कर लेते हैं
और एक चैलेंज या एक मैसेज भी वह देने का एफर्ट्स करते हैं इस ऐसा करने के बाद। लेकिन हमें देखिए डी.के. कर्वे का जो कंट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं वीमेन के बहुत ज़्यादा फेवर में रहता है, और उन सभी के जो एक कंट्रीब्यूशन है डी.के. कर्वे का, उन सभी के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार 1957 में उनको भारत रत्न की एक उपाधि देती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से जैसे हमने डिस्कस किया आत्माराम पांडुरंग पर हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने जो बात की रानाडे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी सब कुछ हमने डिस्कस किया है। रानाडे के बाद हम डी.के. कर्वे, ठीक है ना, इन सभी के जो एक कंट्रीब्यूशन को हमने देखा कि किस तरह का एक सोसाइटी में जो कुछ चेंज ला सकते थे वो सारे एफर्ट्स किए गए। और उसमें हम देखते हैं अगर हम लास्ट में हम देखें वो सभी तो एफर्ट्स किए जाते हैं, लेकिन अगर हम सभी के जो एक एफर्ट्स हैं उनको मिक्सअप कर दें और हम कहें, ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि स्त्री शिक्षा के लिए भी उन्होंने, या हम कहें विमेन एजुकेशन के लिए एफर्ट्स किए गए, ठीक है ना, विडो मैरिज को लेकर हम कहें, ठीक है ना, उसके लिए भी एफर्ट्स किए जाते हैं। इंटरकास्ट मैरिज का भी उन्होंने सपोर्ट किया। अगर हम ऑल ओवर देखते हैं अपोज टू कास्ट सिस्टम, या कहें अपोज टू चाइल्ड मैरिज की हम बात कर सकते हैं, अपोज टू आइडल वर्शिप की हम बात करें, इन सभी को लेकर अगर हम देखते हैं, लेकिन इन सारे जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं, ठीक है ना, हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, और इन सभी के बदलाव के साथ साथ में हम देख सकते हैं फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं कि प्रार्थना समाज के बाद सारा कुछ ये यहीं पर ही सीमित रह जाता, नहीं, उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट इसमें पार्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा भी कोई एफर्ट्स किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं, वो सभी कुछ हम देखेंगे, क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें आर्य समाज से मिल पाता है, तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।